इन नाकामियों के बावजूद बैरूनी ताकतों की साजिशों का सिलसिला जारी था। एलन को वीरा के बारे में खासी मालूमात हासिल थी। वीरा ने जवाबी मालूमात का इजहार करके उसे मारूफ कर लिया था, लेकिन मैं इस बारे में फिक्रमंद था कि कहीं वो मेरे बारे में भी ना जानता हूं। मेरे और वीरा के बारे में इतनी ज्यादा बातें उछाली गई थी कि पाकिस्तान की हद तक वीरा के साथ मेरा नाम लाजिम मलजूम बन चुका था। मगर गनीमत यह था कि एलन ने उस बारे में वीरा से कोई सवाल नहीं किया था। मगर मैं इस बारे में मुतमईन नहीं था। एलन किसी भी वक्त इस बारे में बात निकाल सकता था। एहतियात का तकाजा था कि इन लोगों को बात की हवा ही न लगने दी जाए कि आप में से किसी का नाम डैनी है। आपसे मेरा नाम तनवीर है, यह बात गजाला को भी बता देना। मैंने अपने बराबर में बैठे हुए सुल्तान शाह के कान में सरगोशी की तो वो चौंक कर मुझे घूरने लगा। मैंने फिर कहा, इस तरह तीदे ना फाड़ो, कुछ अरसा के लिए मेरे असल नाम का इस्तेमाल नागुज़ीर हो गया है। इस वजाहत के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। मुझे उठते देखकर दोनों सफेद फाम पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, मगर मैं उनको नजरअंदाज करके अगली सीट पर गया और गजाला को अपनी जगह भेज दिया। वीरा के साथ बैठकर मैं सरगोशियों में कुछ न कुछ बात कर सकता था। इन लोगों के बारे में तुम्हारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त निकले। मेरे बैठते ही वीरा ने राजदाराना लहजे में कहा, तुमने सारी बातें सुन ही ली होंगी, अब इनके बारे में क्या इरादा है ये तय करने के लिए काफी वक्त पड़ा हुआ है। गनीमत है कि अभी तक इन्हें मेरा नाम जानने का ख्याल नहीं आया। हैरत दूर होने के बाद वो इस बारे में बाज पुरस करेंगे। तुम इन्हें मेरा असल नाम बताओगे तो तुम्हारा कोई असल नाम भी है? उसने चौंक कर सवाल किया। मजाक की जरूरत नहीं, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरा असल नाम तनवीर अली है। तुम्हारी उर्फियत के चक्कर में पढ़कर मैं असल नाम भूल ही गई थी। वह हंस कर बोली, सफर कब तक जारी रहेगा? मैंने एलन की तरफ मुड़कर सवाल किया। उसने एक नजर खिड़की से बाहर देखा। वहां फैली हुई धूप में सर्दी आती जा रही थी और सूरज मगरिब में काफी नीचे उतर आया था। जायजा लेने के बाद वो बोला, अंधेरा फैलने से पहले हम जलालाबाद पहुंच जाएंगे और रात वहीं गुजारने के बाद कल आगे चल पड़ेंगे। कल रात का अंधेरा फैलते ही हम खामोशी से सरहद पार कर जाएंगे। जलालाबाद में रात साया करने की बजाय सफर जारी रखा जाए तो कैसा रहेगा? पिछली निशिस्तों से एक अफगान ने टूटी फूटी उर्दू में वो बात पूछी जो मेरे जहन में भी आई थी। सफर का प्रोग्राम बहुत सोच समझकर और तजुर्बेकार लोगों के मशवरे से तय किया गया है। एलन ने कहा, रात को सफर जारी रखा गया तो हम उजाले में तुरखम पहुंचेंगे। हमको सरहद पार करने के लिए अंधेरा फैलने का इंतजार करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि हम जलालाबाद में कायम करके आगे रवाना हो। जिगासराय से वहां तक का सफर खासा थका देने वाला होता है। जलालाबाद पहुंचने तक हर एक को आराम करने की जरूरत महसूस होने लगेगी। आजकल रात का सफर बहुत खतरनाक हो गया है। किसी और मुसाफिर ने एलन की तायद करते हुए कहा, रात को लड़ने वाले दोनों फरीकों के रसद के काफिले भी सफर नहीं करते, क्योंकि अंधेरे में मुसल्लह टोलियां घात लगाए मोर्चा बंद रहती हैं और अपने इलाके में आने वाली हर गाड़ी को चलनी करके लूट लेती हैं। जलालाबाद में ठहरना ही बेहतर होगा। कोस्टर की फिजा में छाया हुआ जमूद टूटते ही बहुत से मुसाफिरों ने एक दूसरे से बोलना शुरू कर दिया। ममनुआ सामान के लिए इजाफी मुआवजे के बाद पर शुरू होने वाली गुफ्तगू का सिलसिला बहुत देर पहले मुनक़ता हो चुका था। बातों के इस नए दौर की वजह से कोस्टर में खासी रौनक का एहसास होने लगा था। सफर जारी रहा। ड्राइवर ने मुसाफिरों का दिल बहलाने के लिए पश्तो और हिंदुस्तानी नगमों का एक मिला जुला केस्ट लगा दिया था। एलन और पीटर कलम कागज लेकर कुछ लिखने पढ़ने में मसरूफ हो गए थे। बाद में पता चला कि वो मुसाफिरों के सामान में मौजूद ममनुआ अशिया की मिकदार का हिसाब किताब कर रहे थे, ताकि दरिया काबिल के पुल से पहले पड़ने वाली चौकी पर मुतय्यन एहलकारों से इसी हिसाब से लेन देन के मामलात तय कर सके। आखिरकार वो चौकी भी आ ही गई। क्लीनर ने बुलेट गिरा कर दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर ने कोस्टर कच्चे में उतार कर इंजन बंद कर दिया और नीचे उतर गया। एलन और पीटर भी अपने कागजात समेट कर नीचे उतर गए। नीचे खड़े दो बावर्दी अफगान उकाबी नजरों से कोस्टर और उसकी छत पर लदे हुए सामान का जायजा ले रहे थे। ड्राइवर उनके साथ जा खड़ा हुआ था। एलन और पीटर के पहुंचने पर वो तीनों उन्हें साथ लेकर उस बुसीदा से कमरे में दाखिल हो गए जो शायद दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये दोनों पाकिस्तान पहुंचने के बाद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन दोनों से निजात मिल जाने पर वीरा ने राजदाराना लहजे में कहना शुरू किया, क्यों ना आज रात जलालाबाद ही में इनका काम तमाम कर दिया जाए। तुम भूल रही हो कि हम एक बार फिर गैर मुसल्लह हो चुके हैं। कंदूर खान हमारे हथियार अपनी जीप में वापस ले जा चुका है। वीरा ने मेरी बात काट कर कहा, हाथ पैरों से ज्यादा खतरनाक हथियार कोई नहीं होता। गला घोंट कर या गर्दन की हड्डी तोड़कर इन्हें नायत खामोशी से ठिकाने लगाया जा सकता है। ये मैं भी जानता हूँ, मैंने ना खुशगवार लहजा में कहा, लेकिन वो दोनों मिट्टी के बने हुए नहीं है। हमारा वार जरा भी ऊंचा पड़ा तो हमें तारे नजर आ जाएंगे। वो पूरी तैयारी के साथ ही सफर पर निकले होंगे। दूसरी आम बात यह है कि इस सफर की कामयाबी के लिए इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इनकी मौत के बाद ड्राइवर आगे जाने से इनकार कर दे। हम ये खतरा किसी भी कीमत पर मोल नहीं ले सकते। एक दो मुसाफिर अपनी टांगे सीधी करने के लिए
कोस्टर से नीचे उतरे ही थे कि एलन पीटर और ड्राइवर के साथ उस साल खोर्दा कमरे से बाहर निकला। उस चौकी पर होने वाली सौदेबाजी से वो तीनों ही मुतमिन नजर आ रहे थे। चंद मिनट बाद कोस्टर एक बार फिर सड़क पर फराटे भर रही थी। जब हम दरियाए काबुल अबूर कर रहे थे, सूरज दाहिनी तरफ गरूब हो रहा था। ऊपर से आने वाले दरिया के नीलगूंग पानी में डूबते हुए सूर्य की किरणों ने रंग ही रंग बखेरे हुए थे। वीरा पूरी तरह उस मंजर के नजारे में मुनहमिक थी। दरिया अबूर करने के बाद थोड़ी ही मुसाफत तय की गई थी कि काबुल से जलालाबाद होकर तुरखम तक जाने वाली शारा सामने आ गई। इस मकाम से दाहिनी तरफ काबुल का रास्ता था और बाएं तरफ जलालाबाद। तुमने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। एक बार मुझसे निगाहें चार होते ही पीटर बोल पड़ा। उसकी उर्दू एलन से भी कई गुजरी थी, लेकिन काम चलाने के लिए काफी थी। मैं तनवीर हूं, ये सुल्तान और ये गजाला। मैंने हर एक की तरफ इशारा करके उसे बताया, तुम चारों ने एक जैसे मर्दानी कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस बार वो गजाला से मुखातिब हुआ था। यह हमारी यूनिफॉर्म है, गजाला ने गहरी संजीदगी से कहा। हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। पीटर भी खिफत अमेज अंदाज में हंसने लगा, लेकिन गजाला की संजीदगी में जरा भी फर्क नहीं आया। यूनिफॉर्म अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन ये बात हैरतनाक है कि तुम अंग्रेजी से नावाकिफ हो। पीटर दोबारा डटाई से बोला, उर्दू में अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज यूं के तू इस्तेमाल होते हैं, यूनिफॉर्म भी इन्हीं में शामिल है। गजाला ने इतने खुश्क लहजा में जवाब दिया कि वो ख्वाहिश रखने के बावजूद बात जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका। सूर्य गरूब होने के साथ ही कोस्टर के हेडलैम्प से और अंदर की बत्तियां जला दी गईं। फिर जलालाबाद की मुजाफाती बस्तियों के आसार भी नजर आने लगे। सड़क के दोनों तरफ बने हुए मकानात और बाजारों के दरमियान से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि शहर के माहौल पर जंग के असरात से ज्यादा गहरे और नुमाया थे। कई जगह जली या गिरी हुई इमारत के मलबे से यह जाहिर हो रहा था कि मुतहारिफ फरीक इस शहर की हदूद में भी मरते मारते रहते। ड्राइवर के लिए वो सफर नया था और न ही शहर अजनबी। इस वक्त सूरज गरूब हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन सड़कों पर बराए नाम ट्रैफिक नजर आ रहा था। ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से जाने बूझे रास्ते तय करते हुए कोस्टर एक 3 मंजिला होटल के सामने ले जाकर रोक दी। गजनी होटल एक माकूल और साफ सुथरा रहायशी होटल था, लेकिन इस वक्त वीरान पड़ा हुआ था। वहां के अमले ने बहुत पुरतबाक अंदाज में कोस्टर ड्राइवर का इस्तकबाल किया। गैर मुतवक्का तौर पर इतने मेहमानों को देखकर सभी खुश हो गए थे। होटल के अखराजात हर मुसाफिर को खुद अदा करने थे। हमारे पास मकामी करेंसी नहीं थी। मुझसे डॉलर वसूल करते हुए क्लर्क की नजरों में हरिसाना चमक पैदा होगी। मैंने डबल बेड वाले 2 कमरे बुक करवा लिए। हम लोगों के पास कोई साजो सामान नहीं था, इसलिए हमने दूसरी मंजिल पर वाक़े कमरों की तरफ जाने के बजाय नीचे के रेस्टोरेंट का रुख करने का फैसला किया, ताकि हम लोग खुर्दनोश से फारिग होकर एक ही बार ऊपर जाएं और बिस्तरों पर दराज हो जाए। पीटर और एलन भी हमारे साथ हो लिए। उन्हें मेरी तजवीज़ पसंद आई थी। रेस्टोरेंट का वसी हाल खाली पड़ा हुआ था। हम चारों एक मेज के गिर्द बैठ गए। एलन और पीटर ने मेरे पीछे वाली मेज संभाल ली। मुअद्दब बैरे को ऑर्डर नोट कराने के बाद वीरा ने बाथरूम के बारे में इस्तफसार किया। बैरे की निशानदही के बाद वो उठी। गजाला भी उसके साथ थी। सुल्तान शाह कदरे मुस्तरिब नजर आने लगा। चंद सानियों के तराद्दुद के बाद उससे न रहा क्या और वो भी खड़ा हो गया। मैं अभी आया। इस नई जगह पर औरतों को यूं छोड़ना मुनासिब नहीं है। वो भी चला गया और मैं अपनी मेज पर अकेला बैठा रह गया। सिगरेट सुलगाते हुए मेरे कान एलन और पीटर की तरफ लगे हुए थे। वो दोनों अंग्रेजी में इधर उधर की बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि वीरा के साथियों से आज रात छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। पीटर के इन अल्फाज पर मेरे कान खड़े हो गए और मैं बेख्तियार एक फुरेरी से लेकर रह गया। आज रात की क्या जरूरत है? इस वक्त एक खामड़ अकेला है। इसकी कमर से पिस्तौल लगाकर मैं अभी इसे ऊपर ले चलता हूँ। इसके धाने में पिस्तौल की नाल उड़ाकर गोली चला दी जाए तो ये तमाम हो जाएगा। एलन के अल्फाज से जाहिर हो रहा था कि वो दोनों इस बारे में पहले ही कुछ तय कर चुके थे। मेरे लिए इसी तरह बैठे रहना दुश्वार हो गया। लहजा भर के बाद वो दोनों खामोश हो गए। अगर वो पिस्तौल ही निकाल रहे थे तो उन्हें मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती थी। मैं कुर्सी से उठकर तेजी से उनकी तरफ पलट पड़ा। एक के हाथ में स्याह पिस्तौल चमक रहा था। उसने मेज पोश की आड़ लेकर नाल मेरी तरफ उठाई हुई थी। इसके होंठों पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट थी और वो सफेद अज्जों के पीछे चमकती हुई आंखें मुझ पर मरकूज किए हुए था। मेरे तेवर देखकर पीटर भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो चुका था। तुम अपने नापाक अज़ाइम में इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकोगे, मैंने एलन को घूरते हुए जहरीला लहजे में कहा। उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल की नाल से मैं गाफिल नहीं हुआ था। अभी चंद मिनट में सब कुछ सामने आ जाएगा। एलन को रहा, हम होटल के साल में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते। खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। तुमसे ऊपर चलकर बात होगी। तुम्हारी गुफ्तगू सुन लेने के बाद अब ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ होना यही होकर रहेगा। ओह, एलन ने तमस्खराना अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि तुम हमारे सामने बिलावजह ही अंग्रेजी से अनजान बने हुए थे। ये बात शुरू से मेरे जहन में खटक रही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा शख्स अंग्रेजी में कुछ न कुछ महारत जरूर रखता है और तुम किसी तरह भी जाहिल नजर नहीं आते। तुमने अपनी इसी बेखबरी की वजह से मार खाई है, वरना तुम खामोशी से अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरते और हमें आखिर तक तुम्हारे इरादों की भनक भी ना मिल पाती। मैंने गुस्से से कहा,
मार हमने नहीं तुमने खाई है, एलन कहकर लगाते हुए पिस्तौल मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने कुछ न समझते हुए शदीद हैरत के आलम में पिस्तौल को फिजा में लपका तो तबीयत साफ होगी। जलाट के आलम में मेरा दिल चाहा कि अपना सर किसी दीवार से दे मारूं। वो प्लास्टिक का बना हुआ खिलौना पिस्तौल था, लेकिन उसकी बनावट इतनी उम्दा थी कि दूर से देखने पर वो असली पिस्तौल मालूम होता था। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि अंग्रेजी जुबान के बारे में तुम्हारा दावा दुरुस्त है या नहीं, एलन फातियाना मूड में कह रहा था। हमारी खतरनाक गुफ्तगू ने तुमको खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया। अब तुम आराम से अपनी जगह पर बैठकर यह बताओ कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेलना चाह रहे थे। मेरे लिए सूरत हाल इस कदर खिफत आमेज थी कि मैं फौरी तौर पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका। इन दोनों ने बहुत खूबसूरती के साथ मिली भगत करके मुझे चकमा दिया था। मुश्किल ये थी कि मेरे बारे में उन्होंने कोई अंदाजा नहीं लगाया था, बल्कि मैंने खुद ही अंग्रेजी जुबान से वाकफियत का एतराफ़ किया था। जबकि चिगासराय से वहां तक के सफर में हम तीनों ही अंग्रेजी जुबान से यकसर लाइल्मी का इजहार करते चले आ रहे थे। मैं एहसासे बेबसी के साथ करीबी कुर्सी पर बैठ गया। एलन का दिया हुआ नकली पिस्तौल मेरे हाथ में दबा हुआ था। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, जो कुछ हुआ इसमें हमारे किसी इरादे का दखल नहीं था। वीरा ने महज तफरीहन तुमसे एक बात कही थी और हम तीनों को इस बात को निभाना पड़ा, लेकिन बाद में तुम बहुत कुछ जान चुके हो। एलन मानी का इस लहजे में बोला, हमें शुबा भी होता कि तुम तीनों अंग्रेजी समझ लेते हो तो मैं वीरा सरगज खुलकर बात नहीं करता। हम दोनों के लिए नई सूरत हाल बहुत ज्यादा मखदूश हो की है। हमें तुम पर कोई शुबा था और ना ही हम तुम्हारे बारे में किसी तजस्सुस में मुब्तला थे। मैंने संभाला लेते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती थी कि तुम बातों की रवानी में बहते चले गए, लेकिन हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। सरहद अबूर करने तक हमारा और तुम्हारा साथ होगा, इसके बाद हम तुम्हें भूल जाएंगे। अलबत्ता मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम्हारे ज़हन में हमारे बारे में शुबा क्यों पैदा हुआ, हमें तुम पर शुबा क्यों होने लगा। उसने फौरन मुदाफाना लहजे में कहा, मैंने अब तक ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिससे किसी बेएतमादी या अनाथ का इजहार होता। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। इस वक्त तुम भी मेरी ही तरह भड़के हुए हो। मेरा मतलब था कि तुम्हें ये शुबा क्यों हुआ कि मैं अंग्रेजी समझ सकता हूँ। तुमने इस वक्त ये ड्रामा इसीलिए रचाया था कि मेरे बारे में अपने शुबे की तरदीद या तस्दीक हासिल कर सको, और तुम अपने मंसूबे में कामयाब रहे हो। सच पूछो तो मुझे तुमने चौकन्ना किया था। वो हंसते हुए बोला, जब मैं वीरा से बात कर रहा था तो तुम हर अहम मौका पर किसी न किसी तरह अपने रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रहे थे और हम दोनों की गुफ्तगू में रखना अंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि हमारी बातों पर तुम अंदर ही अंदर पीछोताप खा रहे हो। हकीकत मालूम करने के लिए हम दोनों ने एक मुख्तसर सा नाटक रचाया और मेरे शुबे की तस्दीक होगी। एक गलतफहमी दूर हो जाने के बाद हमारे दरमियान कोई तलखी नहीं पैदा होनी चाहिए। मैंने कहा, इसका इन्हिसार तुम्हारे रवैये पर होगा। उसने दो टुक लहजे में कहा, एक बात तुम्हारे हक में जाती है कि वीरा ने तुम तीनों को इस वक्त अंग्रेजी से नाबलद जाहिर किया था जब सफर की इब्तदा हुई थी और हमारे दरमियान किसी राजदाराना गुफ्तगू का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। वो लम्हा भर के लिए खामोश होकर अपनी ऐनक के शफाफ अदसों की पीछे से मेरी आंखों में झांकता रहा। फिर कदर धीमी आवाज में बोला, ये बताओ कि वीरा के साथ तुम लोग इन इतराफ में क्या करते फिरे हो। मैंने बुरा समूह बनाकर कहा, तुम बिला वजह बाजारी अंदाज में अपनी गुफ्तगू को पूरी इसरार बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त होटल के हाल में हम तीनों के सिवा और कोई नहीं है जो हमारी बातें सुन सके। ओह, वो मेरी बात काट कर बोला, तुम्हारा एतराज दुरुस्त है। गालिबन मैं अपने हद से बड़े हुए तजस्सुस से मगलूब हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे सवाल की अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है। मेरी नजर में तुम्हारे सवाल की कोई भी अहमियत नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, खौफनाक गुरीला जंग की जद में आए हुए इन आफत रसीदा इलाकों में लोग तीतर का शिकार खेलने नहीं आते। तुमने देख ही लिया है कि जलालाबाद की इमारतों और रास्तों पर कैसी होलनाक वहशत नाच रही है, और तुम्हें फिर इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि अगर कोई इस तरफ का रुख करता है तो बिना वजह नहीं करता। लेकिन मैं इस बारे में वीरा को बहुत कुछ बता चुका हूँ। उसने एहतजाज किया, वो तुम्हारी जरूरत या मजबूरी थी। तुम इसे एतमाद में लेकर उसकी मदद हासिल करना चाहते थे और उसने आनन फानन में तुम्हारे कई मसाइल हल कर दिए, लेकिन मुझे ऐसी कोई मजबूरी लाहक नहीं है। मैंने बेरुखी से कहा। वो चंद सानियों तक खामोश रहा, फिर शिकस्त खौरदा लहजा में बोला, तुम कम अज कम इतना तो बता सकते हो कि वीरा तुम्हारे लिए काम कर रही है या तुम उसके लिए काम कर रहे हो। मैंने नकली पिस्तौल मेज पर डालकर हल्का सा गहका लगाया और कहा, तुम बच्चों और अनाड़ियों जैसे सवालात कर रहे हो। मुझे शुबा हो रहा है कि डेविड स्टार और कर्नल जैसी जोन्स के बारे में तुम्हारी कहानी बेबुनियाद है। इन लोगों के लिए काम करने वालों की ज़हनी सतह इतनी पस्त नहीं हो सकती। क्यों? इसमें ज़हनी सतह की पस्ती जाहिर करने वाली कौन सी बात है? इस बार पीटर गुराया था। हर पार्टी में टीम लीडर की अहमियत होती है। वो सामने आ जाए तो हरीफ उसकी ज़ात को हर किस्म के दबाव का निशाना बनाने लगते हैं। तुम्हारे सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि हम एक दूसरे के साथ ही हैं। और तुम्हारा नाम? उसने पुरख्याल लहजे में पूछा। उसके जहन में यकीनन कोई बात चुभ रही थी। तनवीर, मैंने सवार लहजे में कहा। मैं तुम्हें पहले भी अपना नाम बता चुका हूँ, नाम छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर ने एलन से मुखातब होकर कदर तेज लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि इसके बारे में तुम्हारा अंदाजा 100% से भी ज्यादा दुरुस्त है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मेरे बारे में एलन की क्या राय है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक बार तुम्हारा दाव चल गया, अब तुम बार बार मुझे झांसा नहीं दे सकते। एक बार नहीं, 2 बार, एलन ने मेरी तस्दीक करते हुए कहा। पहली बार तुम गैर इरादी तौर पर वीरा का असल नाम ले बैठे थे,
और अभी अभी हमारे मफरूजा साजिश पर मुस्तरिब होकर अपनी अंग्रेजी तानी का एतराफ करने पर मजबूर हो गए। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने दानिस्ता वीरा का नाम लिया था तो क्या कहोगे? फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे अज़ाइम क्या है। वो यक बयक संजीदा हो गया। वीरा का नाम सुनने के बाद ही मैंने खुलकर गुफ्तगू करने का फैसला किया था। तुम वीरा का नाम ना लेते तो मेरी जुबान हरगिज न खुलती। मेरा भी यही अंदाजा था। मैंने पूरे एतमाद से कहा, मगरिब में जराइम की दुनिया से मोहूम सराबता रखने वालों के लिए भी फिरलाइट का नाम जाना बूझा होता है। तुम शरीफ आदमी होते तो वीरा के नाम पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते। सफेद फामों में वीरा एक मकबूल निस्वानी नाम है। यूरोप में हजारों वीराएं गली कूचों में मारी मारी फिरती हैं। हमारी बातों का वो सिलसिला वहीं मौकूफ हो गया क्योंकि सुल्तान शाह दोनों औरतों के साथ दोबारा हाल में दाखिल हो रहा था और दूसरे दरवाजे से हमारे चंद हम सफर अफगान अंदर आ रहे थे। मुझे इन दोनों की मेज के गिर्द बैठा हुआ देखकर वो तीनों दूर ही से चौंक पड़े। कनीमा यह था कि हाल में दीगर लोगों की आमद शुरू होती एलन ने प्लास्टिक का बना हुआ नकली पिस्तौल मेज से उठाकर अपने नीकर की जेब में उड़स लिया था, वरना दूर से इस मेज की सिचुएशन संगीन नजर आ सकती थी। हमारी गैर हाजिरी से फायदा उठाकर तुम लोगों ने क्या चक्कर चलाया हुआ है? सुल्तान शाह ने अपनी पुरानी मेज के करीब रुकते हुए कतरे हैरत से सवाल किया। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कई हैरतनाक वाकयात रुनमा हुए। एलन ने खुश दिली से जवाब दिया। अगवा की एक वारदात होते उतरेगी और तुम्हारे साथी ने यक बयक अंग्रेजी बोलनी और समझनी शुरू कर दी। एलन के आखिरी फिक्रे पर वो तीनों ही चौंक कर तहय्युर ज़दा नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। उनकी निगाहों में हैरत के साथ ही मुस्तफसिराना अंदाज भी नुमाया था। वीरा सबसे ज्यादा मुताज्जब नजर आ रही थी। यह ठीक कह रहा है, मैंने मखमूम अंदाज में अपना सर हिलाते हुए अंग्रेजी ही में कहा। इन दोनों ने अंग्रेजी में मेरे अगवा की मनसूबाबंदी करनी शुरू की तो मुझे इस्तरारी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना पड़ा। वो इन दोनों की एक चाल थी और मुझे एतराफ है कि इनकी चाल कामयाब रही। वैसे भी हमारी नीयत में कोई फतूर नहीं था। वीरा ने उन दोनों से लुत्फ लेने के लिए हम तीनों को अंग्रेजी जुबान से लाइल्म जाहिर किया था। ये और बात है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुल गए। मेरे जवाब ने उन तीनों पर पूरी सूरत हाल वाजे कर दी। वीरा ने कोई सवाल किए बगैर सरसरी लहजे में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये दोनों हम लोगों की तरफ से मुतमईन नहीं है? ये इजराइम पेशा लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अपने साए पर भी भरोसा नहीं करते। बाजुकात इनके खदशात दुरुस्त भी साबित होते हैं। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कुछ भी कहते और करते रहे हों, हमें इन दोनों से कोई अनाद नहीं है। अनाज या दुश्मनी की कोई वजह ही नहीं है। हमारे रास्ते जुदा हैं। तरादबूर करने के बाद हम अपनी राह लेंगे। ये अपने आकाओं के लिए जो चाहे करते फिरें, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुल्तान शाह ने वीरा की तायद करते हुए कहा। हमारी गुफ्तगू एक नाजुक मोड़ पर पहुंची हुई थी। एलन ने वीरा से मुखातब होकर मानीखेज मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम लोगों के आ जाने से एक आम बात तिश्ना बल्कि अधूरी रह गई है। इस असना में मैं उन दोनों की मेज से उठकर अपने साथियों में बैठा। मैंने उसकी बात सुनते ही अपने जहन पर जोर दिया, लेकिन उसके फिक्रों का जवाब पाने में कामयाब नहीं हो सका। बात वीरा की जात के बारे में हो रही थी और मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। एलन न जाने किस अधूरी बात का हवाला दे रहा था। अपनी तिश्नगी फौरन दूर कर लो। मुझे खामोश पाकर वीरा ने एलन को जवाब दिया, इस वक्त हम जलालाबाद में हैं, जहां मौत किसी भी वक्त नाज़िल हो सकती है। हो सकता है कि इसी वक्त कोई मजाइल होटल की दीवार को फाड़ता हुआ इससे खाल में गिरे और उसके धमाके के साथ तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएं। तुम मरने के बाद भी इसी खलच में मुब्तला रहोगे। तुम मेरे बारे में बहुत बेरहमाना तबसरे कर रही हो। एलन उसकी बात काट कर बोला, ये न भूलो कि इस जंग ज़दा और आसेबी शहर में हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं। हमारे साथ कुछ भी हुआ तो तुम भी इसी अंजाम से दो चार होकर रहोगी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस सरजमीन के लिए लड़ने वाले दोनों फरीक भारी और तबाहकुन हथियार संभाल रहे हैं। गोलियां बाद में चलती हैं, पहले बम फटते हैं जो पूरी पूरी इमारतों को पलक झपकते में जमीन बोझ करते थे। दरअसल मैं एलन से कह रहा था कि तुम्हारे साथी के बारे में इसका अंदाजा दुरुस्त मालूम होता है। पीटर ने वीरा से मुखातब होकर कहा, और यह शख्स जो खुद को तनवीर कहता है मेरी इस बात को भी चांसा करार दे रहा था। एलन की राय बताओगे तब ही फैसला हो सकेगा कि हकीकत क्या है। वीरा मुंह बनाकर बोली, तनुमंद और दराज कामत अफगान बैरे हमारे लिए खानों की काबे और खाली प्लेटें ले आए और इन्हें करीने से मेज पर सजाने में मसरूफ हो गए। गरम गरम खानों से उठने वाली खुशबुएं भी बहुत भली और इश्तहा अंगेज थी। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद एलन बोला, अगर ये अंग्रेजी से नावाकिफ साबित होता तो मैं जुबान भी ना खोलता, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि ये शख्स तनवीर नहीं बल्कि डैनी है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि आजकल तुम दोनों में गाड़ी छिन रही है। ची के बड़े डैनी के खून के प्यासे हैं, लेकिन तुम जाती तौर पर इसकी दोस्त और इससे बहुत अजीज रखती हो। इस वजह से चिंगारा वैली के अहम सफर में डैनी तुम्हारा हमरकाब है। मैंने एक बेसाख्ता कहका लगाया और कहा, यह मेरे लिए इज्जत की बात है कि तुम मुझे किसी भी वजह से डैनी समझ रहे हो। वो वीरा से वाकई बहुत करीब है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वीरा का हम सफर नहीं है। मेरा सही नाम तनवीर ही है। अगर तुम मुझे डैनी के नाम से मुखातिब करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है। वीरा ने कहा, मेरे हवाले से डैनी का जिक्र करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम कोई मामूली चोर उचक्के नहीं हो।
अपने काम को अच्छी तरह समझती हूँ। एक अच्छे फ्रीलांसर एजेंट के लिए जरूरी होता है कि वो जिस इलाके में काम करने जा रहा हो वहां के मुमताज और ताकतवर लोगों से बाखबर हो, ताकि नादानिस्तगी में उनसे टकराव ना हो सके। लेकिन मैं हैरान हूं कि तनवीर की किस खूबी के बिना पर तुम इसे डैनी समय बैठे हो। सुना है कि अपने नस्ली पस मंजर से महरूमी की वजह से तुम्हारे ज़हन में कुछ गिरे मौजूद हैं। एलन ने झिझकते हुए अपनी बात शुरू की। और तुम अपनी बर्तरी के घमंड में मुब्तला रहती हो। रंगदार नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ तुम्हारा रवैया आमतौर पर तहक्कुम में होता है। इन लोगों के साथ तुम जिस तरह घुल मिल कर रह रही हो, इससे अंदाजा होता है कि इनमें कोई ना कोई मर्द तुम्हारा पसंदीदा है और वो डैनी ही हो सकता है। बातें बाद में होती रहेंगी, खाना खाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा। और बेमज़ा भी गजाला ने अपनी खाली प्लेट को चमचे से बजाकर सबको खाने की तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया। शायद मेरे और वीरा के मरासिम के बारे में एलन की बेलाग बातें उसे गिरा गुजर रही थी। मैं खुद भी उस मौजू को वहीं खत्म कर देने के मौका की तलाश में था। मैंने दोनों की तरफ से मुंह फेर लिया। मुंह में पानी आ रहा है। वीरा काबों का जायजा लेते बोली, इन मरगन और लजीज खानों के साथ कोई उम्दा सी वाइन मिल जाए तो खाने का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। इस होटल में वाइन ही नहीं, बियर और विस्की भी मिल जाती है। वीरा की ख्वाहिश सुनकर एलन एक बार फिर अपनी टांग अड़ा बैठा। जंग की लपेट में आए हुए तमाम इलाकों में हर वो अच्छी और बुरी चीज बासानी मिल जाती है जो रूसियों को मरगूब हो। रूसी शायद दुनिया में अल्कोहल के सबसे बड़े शहदाई हैं। तुम चाहो तो मैं अभी रेड वाइन की 2-4 बेहतरीन बोतलों का बंदोबस्त करवा सकता हूँ। देखी और पूछ वीरा ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, फौरन किसी से बात करो। एलन उठकर नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया।